हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मौसम। मैं स्वागत करती हूँ आपका आशुकारी डिजिटल एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपका ईवीएस का पार्ट पेपर 1 के लिए, सीटेट के पेपर 1 के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें से कि हमारा आज का टॉपिक है ट्रैवल, जिसमें से कि हम लेक्चर 3 इसके कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। हमने इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आपके, जो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रैवलिंग कैसे होती है, किस किस शहर में कैसे ट्रैवलिंग की जाती है, आपकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, फेमस ट्रैवलर्स, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है, अल्टरनेटिवली पूछा जाता है वहां से कि एक साल पूछ लिया, एक साल नहीं पूछा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने किया कि आपके कौन कौन से मेन मैप रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो इंडिया कहाँ है, सॉरी इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन सी स्टेट किसके रिगार्ड में कहाँ पे है, ये सारी चीजें, प्लस जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, देखो फ्यूल, एनर्जी, पेट्रोल, कोल, ये सब इसी के अंदर आएगा, जो कि हम कवर कर चुके हैं। और इस वाले लेक्चर में हम करेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं सीटेट के पेपर 1 में ईवीएस के पार्ट से, प्लस जो कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, जैसे कि आपका मेन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बार बार अबू धाबी से रिलेटेड कि वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, और कई आपके टॉपिक्स हैं 2-3, उनको कवर करते हैं, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डांडी मार्च की। ये आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक से ही लिया गया कंटेंट है बिल्कुल। देखो, डांडी मार्च से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। डांडी मार्च की यात्रा आपकी महात्मा गांधी ने शुरू की थी जब आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो गांधी जी क्या थे, शुरू से ही हमें स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, इस वजह से वो बार बार नॉन वायलेंस के तरीके से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करते थे, चुपचाप तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करते थे। तो यही एक डांडी मार्च की यात्रा उन्होंने की थी। ये किस रिगार्ड में की थी? सॉल्ट लॉ तोड़ने के लिए ये की गई थी, जो आपका नमक कानून है। अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया था एक, सॉल्ट लॉ में उन्होंने कुछ क्लॉज थे, वो थे आपके कि कोई भी नमक का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता, यानी नमक का व्यापार कोई नहीं करेगा अंग्रेजों के अलावा। और दूसरा, नमक जो है वो टैक्स पे लगा के बेचते थे। अब नमक एक बहुत रोजमर्रा की चीजों की जरूरत है कि आपको खाने में चाहिए, खाने में डलता ही है बेसिकली, तो इस पे भी वो भारी टैक्स लगाते थे। इसका मतलब लोगों के रोज की जरूरत के ऊपर भी उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया था। इसलिए गांधी जी ने इस नमक कानून को तोड़ने का फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने दांडी, गुजरात के दांडी में एक वो था आपका समुद्र था, वहां पे जाके इस नमक कानून को तोड़ा था। नमक को हाथ में उठा के बोला था कि हाँ, नमक कानून हमने तोड़ दिया है। तो इस यात्रा के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, देख लेते हैं क्या क्या पूछ लिया जाता है आपका। ये इंसिडेंट हुई थी आपकी 1930 में, तो ध्यान रखना है ये कब हुई थी। 1930 में आपकी दांडी मार्च जो है वो शुरू हुई थी। दांडी आपका गुजरात में पड़ता है। बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, यानी कि भारत की आजादी से पहले हुई थी बेसिकली। बहुत सालों तक ब्रिटिश ने एक लॉ बनाया था कि उन्होंने लोगों को नमक खुद से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही नमक खुद बना सकते हैं, ये लॉ बनाया था उन्होंने, और हैवी टैक्स भी रख दिया था नमक पे। तो उसके बाद क्या किया, लोगों के पास नमक को इस्तेमाल करने के लिए भी मतलब पैसे नहीं होते थे, इतना ज्यादा टैक्स लगा रखा था उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि हाउ कैन एनीबॉडी लिव विदाउट सॉल्ट। महात्मा गांधी ने सोचा कि कोई भी नमक के बिना कैसे जी सकता है, क्यों? क्योंकि डेली डलेगा, दोनों टाइम सब्जी रोटी में नमक डलता है, आपको पता होगा। तो और गांधी जी ने सोचा कि जो चीज हमें प्रकृति ने दी है, तो उस चीज को हमें इन्होंने कानून बना के कैसे रोक रखा है कि हम इस चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पैसों से करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने इसको तोड़ने की सोची। कुछ अपने अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके साथ 78 फॉलोअर्स के साथ ये गए थे। इसमें दिया नहीं हुआ डिटेल में, 78 फॉलोअर्स थे इनके, जिनके साथ ये गए थे, यात्रा पे गए थे फ्रॉम अहमदाबाद टू द दांडी सी शोर इन गुजरात। गुजरात में ही अहमदाबाद है आपका, और गुजरात में ही दांडी है। तो गुजरात के अहमदाबाद से इन्होंने यात्रा शुरू की थी, पैदल यात्रा, और लगभग 21 दिन में इन्होंने ये कंप्लीट की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ। और दांडी के उस पे उसके सी शोर होता है, दांडी का जो समुद्र के किनारे था, आपको पता है नमक का बेसिकली आपका समुद्रों से ही निकलता है, समुद्र की वजह से ही बनता है, जो सीज होते हैं।
तो वहां पे वो गए और इस लॉ के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया और हाथ में नमक को उठाकर बोले, ये आप पिक में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये नमक को उठा रहे हैं कि बोले वी हैव ब्रोक दी सॉल्ट लॉ। तो उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया था। अब क्या आपको पता है ये ईवीएस की बुक में आपका दिया गया है कि कैसे नमक बनाया जाता है। सी वाटर इज कलेक्टेड इन द शैलो बेड्स डग्स इन द सैंड। जो आपका सी वाटर होता है आपको पता बहुत ही नमकीन होता है, तो उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उस पानी को सुखाया जाता है बड़े बड़े उसमें बर्तनों में, बड़े बड़े बर्ड्स टाइप के बर्तनों में, फिर वो नमक नीचे बैठ जाता है आपका। वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, उसको धूप में सुखा के आफ्टर द वाटर ड्राइज द साल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। जैसे पानी आपका सूख जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो आपका जो नमक है वो नीचे जमीन पर बच जाता है। तो ऐसे नमक बनता है। तो ये था आपका एक टॉपिक जिसमें से आपसे पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने क्या मतलब कहाँ से यात्रा शुरुआत की थी। अहमदाबाद से दांडी तक की थी, 1930 में ये शुरू हुई थी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों अबू धाबी की, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, और जिसमें से क्वेश्चन आपका सीटेट वाले पूछते हैं जरूर। तो ये क्या है आपका अबू धाबी, आपने नाम सुना होगा, दुबई भी नाम सुना होगा। ये क्या है, कैपिटल सिटी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी का है आपकी अबू धाबी। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ा ही मतलब डेवलप्ड कंट्री है एकदम से, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको, अच्छा खासा डेवलप्ड है ये। तो एवरीवेयर यहाँ पे क्या था, ये आपकी कहाँ से ली गई है, ये जो आपकी कंटेंट लिया गया है आपका एनसीईआरटी की बुक है ईवीएस की, उसमें एक बच्चा केरल से आपका जाता है अबू धाबी में। आई डोंट नो कि केरल से जाता है, जो वो केरल से जाता है, ये ईवीएस की आपकी एक चैप्टर है आपका, आई थिंक चैप्टर 10 है, उसमें से ये आपका लिया गया है कंटेंट कि वो बच्चा जाता है अपने मामा के वहां, केरल का ही रहता है वो अपने मामा के पास जाता है अबू धाबी में। तो अबू धाबी की सारी डिटेल इसमें दी गई है कि कैसे रहते थे वहां पे, कैसे लोग थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। वहां से ये सीटेट वाले वहीं से पूछते हैं, इसलिए वहीं से लिया गया है। तो वो बता रहा है कि एवरीवेयर वाज सैंड, हर तरफ रेत ही रेत था वहां, मतलब आप जाओगे देखोगे तो हर तरफ सिर्फ आपको रेत के टीले ही मिलेंगे, और उनका जो कलर है वो भी बदलता रहता है, कभी व्हाइट हो जाता है, कभी ब्राउन हो जाता है, येलो, रेड, ब्लैक, ये सारी चीजें आपकी बदलती रहती हैं। तो ध्यान रखना जो रेत का कलर है वो बदलता रहता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल कि रेत का कलर कांस्टेंट रहता है या फिर चेंज होता रहता है, तो किन किन में बदलता रहता है, सफेद, भूरे, पीले, लाल और काले कलर्स में। और जो वहां पे आपको पहाड़ मिलेंगे केवल रेत से बने पहाड़ ही मिलेंगे, उन रेत से बने पहाड़ों को बोला जाता है आपका सैंड ड्यून्स, यानी रेत के टीले। अब ये जो आपका क्वेश्चन है सैंड ड्यून्स, ये कम से कम 4-5 बार पूछा गया है कि जो रेत के बने टीले सैंड ड्यून्स आपको कहाँ पे मिलती हैं, तो वो मिलती हैं सिंपल आपका अबू धाबी में। ध्यान रखने वाली बात मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि सैंड ड्यून्स कहाँ पे फॉर्म होती हैं, वो होंगे आपके अबू धाबी में। क्यों? क्योंकि वहां पे मोस्टली रेगिस्तान का एरिया है, डेजर्ट एरिया है। ये कंट्री खुद भी चारों तरफ से डेजर्टेड एरिया से घिरी हुई है, तो ध्यान रखना है आपको ये। और ये कैपिटल पूछ सकते हैं कि किसकी कैपिटल है, संयुक्त अरब अमीरात की। अब चले आगे, चलिए नेक्स्ट है आपका, अब इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं जिसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन ए डेजर्ट एरिया, जो इसके आसपास के देश हैं वो भी रेगिस्तानी इलाके में स्थित हैं। यहाँ पे कभी भी रेन नहीं होती, इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डेजर्ट एरियाज। अच्छा, उनको रेगिस्तानी इलाका क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस इलाके में बारिश नहीं होती, बिल्कुल ना के बराबर होती है, उसी को बोला जाता है आपका डेजर्टेड एरियाज। तो यहाँ पे जो वाटर है वेरी प्रीशियस ओवर देयर, पानी बहुत कीमती है यहाँ पे, भाई बारिश ही नहीं होती तो पानी में मेनली क्या, बारिश का पानी इकट्ठा रहता है नदियों में, तालाबों में, उसी से वो प्योरीफाई होकर हम तक पहुंचता है। लेकिन वहां तो बारिश ही नहीं होती, तो इसलिए वहां पे जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। नो रेन, नो रिवर्स, नो लेक्स, नो पॉन्ड्स, यानी कि ना तो वहां कोई नदी है, ना कोई झील है, ना तालाब है, कुछ भी नहीं है वहां, तो बारिश भी नहीं है ऑब्वियसली। तो इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज नो वाटर, जमीन के नीचे भी वहां पानी नहीं है। वहां पे पानी को आपको ऐसे लाया जाता है, मतलब तो बड़े बड़े पाइप्स लगा रखे हैं उन्होंने,
तो ध्यान रखनी है ये वाली बात कि वहां पे पानी बहुत ज्यादा कीमती है। आप खुद लगा के देख लो, किसी देश में तो पानी बिल्कुल भी नहीं है और आपके देश में आपको पानी इतना ज्यादा मिल रहा है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। इसलिए पानी को अच्छे से इस्तेमाल, समझदारी से इस्तेमाल किया करो, ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका कि वहां पे पानी ज्यादा कीमती है या फिर पेट्रोल। तो वहां पे क्या ज्यादा कीमती है आपका, पानी ज्यादा कीमती है पेट्रोल से। अब देखो डेजर्टेड एरिया में हमने पढ़ा था जो ज्यादातर जमीन के नीचे, ऐसे इलाकों में आपका क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है। तो इसमें पेट्रोल ज्यादा मिलता है, पानी के मुकाबले पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका देयर इज अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। इस जो रेतीली मिट्टी है इसके नीचे बहुत सारा तेल है। सो पेट्रोल इज इजीली अवेलेबल, इसलिए पेट्रोल जो है वो आसानी से मिल जाता है और इनफैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर, यानी कि जो आपका पेट्रोल है वो सस्ता है पानी से। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये बड़े बड़े आपकी मशीनरी हैं जिनसे कि आपका यहाँ से पेट्रोल निकाला जा रहा है और फिर वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे पेट्रोल ज्यादा है, पानी कम है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ खाने पीने के, फ्रूट्स वगैरह के क्या होते हैं। अब देखो जिस कंट्री में आपका पानी ना हो, नदी ना हो, तालाब ना हो, झीलें ना हो, बारिश ना हो, उसमें ग्रीनरी भी कैसे हो सकती है। पेड़ पौधे तो वहीं ज्यादा होते हैं जहाँ बारिश हो, यानी पानी हो, पानी मिलना चाहिए उनको। अब वहां तो पानी वैसे ही इतना ज्यादा कीमती है, तो वहां पे सिर्फ एक ही टाइप के पौधे उगते हैं, वो है खजूर। खजूर क्योंकि डेजर्ट में सिर्फ एक यही पौधा उग सकता है रेगिस्तान में, इसीलिए वहां पे खजूर उगता है और मोस्ट कॉमन है वहां पे। मतलब हर जगह ज्यादातर खजूर ही खजूर देखने को मिलेगा, किसी पार्टी में जाओगे। बहुत सारे फल वहां पे नहीं उगते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा खजूर उगता है। देखो कितनी वेराइटीज है। ये एक सेलर है, आप देख पा रहे हो, बेच रहा है खजूरों को। कितने टाइप के हैं, काले हैं, रेड हैं, ब्राउन है, ज्यादा रेड हैं और एक तरीके से बहुत सारे कलर्स के, बहुत सारी वेराइटीज है यहाँ पे आपकी डेट पाम्स की। तो और ये देख पा रहे हो ऐसे पेड़ों पे यहाँ पे लगे हुए होते हैं आपके जो पाम होते हैं, डेट पाम्स होते हैं। तो ध्यान रखना कभी भी कोई अबू धाबी जाए तो बिल्कुल खजूर जरूर खाने चाहिए, वहां के फेमस है, लगते ही वही है, पानी नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं द मनी यूज्ड इन अबू धाबी वाज कॉल्ड दिरहम। अब वहां पे जो करेंसी यूज होती है, यानी जो हमारे इंडिया में करेंसी क्या यूज होती है आपकी, रुपया, रुपए के फॉर्म में होती है कि कितने रुपए हैं कितने रुपए नहीं है, INR के रूप में, इंडियन रुपीज। तो वहां पे वहां की करेंसी आपकी दिरहम, क्या बोला जाता है वहां की करेंसी को फ्रेंड्स, दिरहम। ध्यान रखना है क्योंकि पूछा गया है भाई, क्या बोला जाता है आपका, दिरहम। हिंदी में भी दिरहम ही है। अब दिरहम जो है आपकी ये करेंसी है, यहाँ पे देख पा रहे हो, इस पे है ना उनकी जो लोकल लैंग्वेज है अरबी, अरेबिक बोलते हैं वो, उसमें कुछ रचनाएं होती है। अब जैसे हमारे इंडियन नोट पे आपको पता है महात्मा गांधी छपे हुए होते हैं, उनका स्लोगन रहता है एक अशोक चक्र के बारे में कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, गवर्नर्स के साइन होते हैं, मतलब बहुत सारी छाप वो होती है, उस पर छाप पेंटिंग्स होती है एक तरीके से। तो इस पे भी है, ये राइटिंग्स यही है लेकिन इनकी लोकल लैंग्वेज में लिखी गई है। अब देखो जैसे यहाँ पे हमारा इंडियन रुपीज लिखा रहता है तो वहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट, हमारा RBI लिखा रहता है तो यहाँ पे एमिरेट सेंट्रल बैंक का लिखा हुआ है, यहाँ पे करेंसी लिखी हुई है, यहाँ पे हमारा तो महात्मा गांधी का साइन होता है, यहाँ पे इनका जो पक्षी है एक बाज उसका है, कुछ बिल्डिंग्स का है, ऐसे ऐसे इनकी करेंसी पे कुछ ना कुछ छपा रहता है जो वहाँ की फेमस चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी भाषा में उनके करेंसी पे रचनाएं छपी हुई हैं, कौन सी भाषा में है, अरेबिक लैंग्वेज में। ध्यान रखना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। देखो वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, तो लोग ढीले ढाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। यहाँ पे सुना जाता है कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, पता नहीं है, कि वहां पे जो लोग, वहां पे जो बस स्टैंड्स हैं वहां पे भी AC लगे हुए हैं। इतनी गर्मी होती है कि लोग थोड़ी देर भी बिना AC के खड़े नहीं हो सकते, इतना ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे हाई। क्यों है, क्योंकि देखो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है, मिट्टी ही मिट्टी है, बारिश होती नहीं है तो टेम्परेचर तो कम होगा नहीं, ज्यादा होगा।
तो बहुत ही महंगा शहर है वैसे वो, क्योंकि महंगा तो होगा ही, पानी भी कम है, पानी पीने लायक भी नहीं रहता है, और पेट्रोल सस्ता है पानी से, और वहाँ पे जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी काफी हैं, लेकिन वहाँ का खर्चा भी उतना ही है, रहने का खाने का सब कुछ महंगा है। तो चलिए, वहाँ का जो मौसम है वो बहुत गर्म होता है, तो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं देखे होंगे आपने, ये आपने मूवीज वगैरह में देखे होंगे, ये ऐसे औरतें जो होती हैं वो ब्लैक बुरखे से में रहती हैं, और जो आदमी होते हैं वो ऐसे व्हाइट वो पहने रहते हैं। बच्चे भी उसी हिसाब से कि लड़कियों को ब्लैक में पहनाना है और लड़कों को व्हाइट में। अच्छा, ये अपने सर को कवर करके रखते हैं, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से इन्होंने अपना सर कवर किया हुआ, क्यों? क्योंकि धूप से बचने के लिए, बहुत ज्यादा तेज धूप होती है। अब इधर उधर तो हर किसी को जाना पड़ता है धूप में, पर वहां पे तो हमेशा ही धूप रहती है, तो इसलिए अपने सिर को, ताकि सिर में गर्मी ना चढ़े, इस वजह से ये अपने सिर को ढक कर रखते हैं, पूरी तरह ढक कर रखते हैं खुद को। चलिए अब चलते हैं आगे। अच्छा, इससे पहले गोलकुंडा फोर्ट से पहले अब इसकी जो जो मेन चीजें थी वो जल्दी से रिवाइज कर लो ताकि याद रह जाए। ये जो अबू धाबी है आपका क्या है, ये आपकी संयुक्त राज्य अमीरात है, जो उसकी कैपिटल है, ध्यान रखनी है। इसकी करेंसी क्या है आपकी, दिरहम है। इसमें जो आपका इस्तेमाल किया जाता है, जो करेंसी पे आपकी राइटिंग्स होती है, वो कौन सी लैंग्वेज में है, अरेबिक लैंग्वेज में है। सैंड ड्यून्स कहाँ पे फॉर्म होती है, अबू धाबी में फॉर्म होती है। तो ये कुछ चीजें थी। और यहाँ पे पानी बहुत महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, तो वाटर इज प्रीशियस देन पेट्रोल, तो ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट्स है इसके। और जो इनका वेदर है बहुत हॉट रहता है, और जो पीपल है वो पूरी तरह कवर्ड होते हैं, इवन अपने सर को भी ढक कर रखते हैं। ये 4-5 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि अबू धाबी से क्वेश्चन सैंड ड्यून्स का ज्यादा पूछा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं गोलकुंडा फोर्ट पे, जहां से ये भी सीटेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाई क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। तो गोलकुंडा किला ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ पे है, तेलंगाना। आजकल जो हैदराबाद है, पहले वो आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी, लेकिन वो काफी टाइम हो गया, अब तो कई साल हो गए, तो वो तेलंगाना की कैपिटल है, इसलिए ये कहाँ है आपका, तेलंगाना में। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि कहाँ पे सिचुएटेड है, अगर कैपिटल्स का है तो आप हैदराबाद लगाओगे, लेकिन अगर आपका है तेलंगाना और अलग से स्टेट्स आ जाए तो आप तेलंगाना लगाओगे। अगर तेलंगाना और हैदराबाद दोनों आ जाए तो आपको हैदराबाद लगाना है, क्योंकि हैदराबाद में ही है प्रॉपर, तो हमें पता है। अच्छा, ध्यान, इसमें से भाई एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा गया कि ये जो आपका गोलकुंडा फोर्ट है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे है, तेलंगाना, हैदराबाद। एक क्वेश्चन बन गया। किसने ये बनवाया था, बार बार पूछा गया, किसने बनवाया था, कुली कुतुब शाह। आपसे पूछा जाता है कि किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन 2 तरीकों से पूछा गया है। किसने बनवाया था यानी शासक का नाम, कई नाम दे देगा आपको, कुली कुतुब शाह, या फिर औरंगजेब दे देगा, और जो आपके राजा महाराजा 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको चूज करना है कुली कुतुब शाह। दूसरी टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछा गया आपका कि ये किसने बनवाया था, कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था, तो कौन सी डायनेस्टी है आपकी, काकतियास। कौन सी, काकतियास, ध्यान रखना है, काकतियास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा काकतियास डायनेस्टी ने बनवाया था, और आपको और सारी डायनेस्टी दे देगा, पल्लव वंश दे देगा, और कुछ और गुप्त वंश दे देगा, और सारी डायनेस्टी भी दे देगा, लेकिन आपको देखना है क्या है, काकतियास। तीसरा, और यही क्वेश्चन दूसरे टाइप में कैसे पूछा गया, काकतियास डायनेस्टी ना देके आपको दे दी कुतुबशाही डायनेस्टी। कौन सी, ये जो काकतियास डायनेस्टी है ये कुतुबशाही डायनेस्टी की एक फॉर्म है, तो काकतियास ना देके आपको ऑप्शन में दे देगा कुतुबशाही डायनेस्टी, तो कुतुबशाही डायनेस्टी ठीक होगी। देखो क्वेश्चंस को मतलब बनाना सीखो, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। 3 टाइप से पूछा गया अलग अलग, किसने बनवाया था, कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था, और इस डायनेस्टी का दूसरी डायनेस्टी के बारे में भी पूछा गया है, और कब बनवाया गया था, 1143 में, तो ध्यान रखना। और ये जो आपका कुतुब अली शाह का कुली कुतुब शाह थे, ये आपके 5वें सुल्तान थे, जो आपके कुतुबशाही डायनेस्टी थी, तो ध्यान रखनी है ये बात। बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर है यानी, ये बताओ जल्दी से। यहाँ से 4 आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। कहाँ पे सिचुएटेड है, हैदराबाद, तेलंगाना में,
किसने बनवाया? कुली कुतुब शाह ने बनवाया। काकतीय डायनेस्टी कुल्लू कौन सी है? कुतुब शाही डायनेस्टी। और कब बनवाया? आपका 1143 में। ये भी पूछ सकता है कि वो कौन से सुल्तान थे, तो दैट्स व्हाई आई मेक इट कि 5वें सुल्तान थे वो कुतुब शाही डायनेस्टी के। ये है आपका गोलकुंडा फोर्ट। आप देख पा रहे हो बहुत ही बड़ा है ये, मतलब दूर दूर से जो लोग हैं, टूरिस्ट प्लेस है एक तरीके से, दूर दूर से जो कोई भी जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं तो वो इसको देखकर आते हैं। बहुत ही फेमस है। इसकी अलग अलग विशेषताएं आपकी देखो, 2 बिल्डिंग्स थी, ठीक है, उस टाइम पे तो बहुत कम फ्लोर्स रहते थे, 2-3 फ्लोर हैं इसके ऊपर, और बड़े बड़े हॉल थे इसमें। तो देख पा रहे हो अब तो इसमें हर जगह घास फूस उगी हुई है, लेकिन ये एक हेरिटेज प्लेस है, यानी कि एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। इसकी बहुत सारी चीजें हैं जो जानने लायक है। चलिए अब हम जानते हैं, अच्छे से देख लो इसको, इसकी आप स्कीमा बना सकते हो अपने ब्रेन में कि कैसे है, क्या है गोलकुंडा फोर्ट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब इसी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो सारा कुछ देख लेते हैं इसके। ये जो इसका नाम है गोलकुंडा, ये तेलुगु वर्ड से निकाला गया है। कौन से वर्ड से? तेलुगु वर्ड है गोलाकोंडा। कौन सा है? देखो इसका प्रॉपर नाम तो क्या है, गोलकुंडा बना दिया गया है कि ये है इसका प्रॉपर नाम गोलकुंडा, लेकिन ये जो वर्ड है आपका गोलकोंडा, ये निकाला गया है आपका तेलुगु वर्ड गोलाकोंडा, अलग अलग थे, जिसका मतलब होता है आपका शेपर्ड्स, यानी कि चरवाहा। जिसका मतलब क्या होता है आपका? शेपर्ड्स, चरवाहा। ध्यान रखना, जहां पे चरवाहे वो होते हैं जो आपके पशु वगैरह चरते हैं जहां पे एक जगह से, तो ध्यान रखना है आपको ये वाला पॉइंट जरूर। चलिए अब चलते हैं आगे। ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पूरा बहुत बड़ा है ये गोलकुंडा फोर्ट, या सारा, इसके कितनी भी इमेजेस ले लो बहुत कम है। अब ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे, इसमें क्या है, बहुत सारी खदानें हैं, यानी कि बहुत माइंस थी इसमें उस टाइम पे, कि कोहिनूर जो हीरा है उसकी खदान भी थी यहाँ पे। नसाक जो डायमंड है आपका, नासक हीरा है वो भी था। होप डायमंड, डायमंड की बहुत सारी यहाँ पे उत्पादन किया जाता था। लेकिन अब क्वेश्चन, आज के टाइम में क्वेश्चन ये भी है कि वो हीरे गए कहाँ, जो इसमें से निकाले जाते थे, वो सारे हीरे कहाँ गए, उस चीज के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है अभी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, इसीलिए मोस्ट फेमस है कि इसमें हीरे की बहुत सारी खदानें थी। तो यहाँ से हीरा जो है वो उसका उत्पादन किया जाता था, प्रोडक्शन किया जाता था, हीरे को निकाला जाता था खदानों में से, और फिर दूसरे देशों में जाके इसको बेचा जाता था या फिर रखा जाता था, जो ऐसे भी उसकी मार्केटिंग होती थी। तो कौन कौन सी किस्म है? एक तक कोहिनूर, मोस्ट फेमस कोहिनूर हीरा तो सबसे बेस्ट होता है, आप सबको भी पता होगा। फिर है आपका नासक डायमंड, उसके बाद आपका होप डायमंड। तो दोनों तीनों चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं आगे। देख लो इसको अच्छे से, यहाँ पे मतलब खदानें भी होगी कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे हो सकती है। अभी बहुत बड़ा था, आप कभी हैदराबाद जाओ तो इसको जरूर देख के आ सकते हो। नेक्स्ट करते हैं बात। अभी 1143 में बना था आपका, 1143 में, लेकिन ये जब 1200 में बना, दिस फोर्ट वाज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हियर। किसका बना था? कि ये कीचड़ का बनाया गया था, और बहुत सारे शासक थे वो यहाँ पे रहते थे, लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे ही आते गए, और 1518 से 1687 के बीच यहाँ का जो मैप है वो बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे बगीचे थे, खेत भी थे और फैक्ट्रीज भी थी। ये एक तरीके से अपने आप में एक विलेज टाइप का था कि गोलकुंडा किला है, उसमें सारी चीजें हैं, लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जाते थे, सारे काम भी होते थे, इसमें गार्डन्स भी थे, सब कुछ होता था। तो ये ध्यान रखना आप। देखो यहाँ पे जगह जगह पे गार्डन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? जगह जगह पे यहाँ पे आपको गार्डन्स देखने को, ये रहे छोटे छोटे गार्डन्स ऐसे बने हुए थे। यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी बैठे हुए हैं, ये आप देख पा रहे हो, तो ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो बिल्डिंग्स थी उसमें क्या थी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और ईवीएस की बुक से लिया गया है कि 2 फ्लोर्स थे और बड़े बड़े बहुत से हॉल थे और कमरे थे। तो जो इमारतें थी वो 2 मंजिला वाले थी। यहाँ पे सिर्फ इंडियन टूरिस्ट ही नहीं आ सकते हैं, देखिए फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं सब कुछ देखने, जो कोई हैदराबाद जाता है। तो ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी आपकी, जो फ्लोर थे, देखो 2-3 मंजिला है, तो 2 मंजिला इमारतें थी
और बड़े बड़े हॉल और बड़े बड़े कमरे थे, और कई बड़े बड़े टैंक और फाउंटेन्स भी थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े पानी के टैंक और फव्वारे टाइप होते हैं जिनमें पानी भरा रहता था, जो कि चलते थे शाम के टाइम पे, जैसे गार्डन्स में खोल दिए वो। तो यही सब था, बहुत अच्छा रहना सहना था यहाँ का। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ की जो इंजीनियरिंग थी उस टाइम पे, मतलब कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या कारीगरी की हुई थी। ये है, आपको देख पा रहे होंगे, ये फाउंटेन है। वाओ व्हाट इंजीनियरिंग, यानी कोई भी सोचेगा तो क्या मतलब किस हिसाब से बनाया होगा उस टाइम पे 1143 में। 1200 में लोग इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, लेकिन वो खुद ही इतने इंटेलिजेंट थे, टैलेंटेड होते थे कि उन्होंने क्या क्या बना रखा है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, थिंक even today when engineers design houses sometimes there is dampness in the walls। अगर आज भी कुछ इंजीनियर्स होते हैं तो वो घरों को बनाते हैं, जैसे डिजाइन करते हैं, तो वॉलों में क्या आ जाती है, डैम्पनेस, सीलन आ जाती है। लेकिन एंड हियर ए लॉन्ग एगो देयर वाज फाउंटेन्स ऑन द टेरेस। देखो सीलन कैसे आता है, जैसे बाथरूम की साइड में आपने कोई रूम बनाया हुआ है तो वहां से पानी का जो पाइप है वो आएगा, वहां पे सीलन आ जाती है। तो आजकल के जो बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने टेरेस पे, छत होती है उसके ऊपर फाउंटेन्स बनाए हुए थे, तो क्या वहां पे सीलन नहीं आती थी? और कुछ भी नहीं है, वो आज तक चीजें ऐसी की ऐसी ही हैं। तो यही अचंभा कर रहे हैं कि किस टाइप की इंजीनियरिंग थी, मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड पीपल थे। देयर वर फाउंटेन्स ऑन द बिल्डिंग्स मस्ट हैव बीन मेड विद सच गुड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो वहाँ की बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी समझ के साथ बनाई गई हैं कि इस हिसाब से बनाना है ताकि चीजों को, मतलब हर पहलू को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी चीजों को ये वाला जो किला है आपका बनाया गया था। If we think how the people lived 500 years ago, so many questions came to our mind. For example, how was water lifted to such heights? Can you guess how? मतलब अगर हम सोचें कि 5000 साल पहले भी लोग कैसे कैसे रहते थे, मतलब किस हिसाब से रहते थे, और इतनी ऊंचाई पे इन्होंने टेरेस पे जो फाउंटेन्स बनाए हुए हैं, इनमें पानी कैसे पहुंचाते थे। आजकल तो देखो मोटर्स वगैरह होती हैं, मोटर होती है जो बिजली की, वो पानी उठाती है प्रेशर से फिर ऊपर तक जाता है, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। वो इतनी ऊपर तक पानी कैसे पहुंचा देते थे? तो ये सारी चीजें आपकी सोचने लायक है। उस टाइम पे टैलेंट बहुत था इंडिया में, लेकिन धीरे 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 वो ऐसे ही गायब होता चला गया। चलिए अब देखते हैं आगे। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया गया एक कटिंग थी। अब बात करते हैं औरंगजेब। अब उस किले को देख के वहां का जो शासक था कुतुब कुली शाह ने बनवाया था, मतलब बहुत फेमस हो रहा था, उसने इतना बड़ा किला बनवाया है। तो उसी को देख के औरंगजेब जो था आपका, उसने और उसकी आर्मी ने उस पर अटैक करने की सोची। किसके साथ आई? वो अपनी गन्स के साथ आई और अपनी तोपों के साथ आई उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन वे एंटर भी नहीं कर सके किले में। फॉर 8 months दे कैंप्ड आउटसाइड द फोर्ट, यानी कि उन्होंने कम से कम 8 महीने तक किले के बाहर ही डेरा डाले रखा था कि किसी ना किसी हिसाब से तो किले में घुस आ जाए। देखो जो किला था वो बनवाया ही इस हिसाब से गया था, सिक्योरिटी पर्पस बहुत ज्यादा था उसमें। बाहर बहुत सारे आपके सैनिक खड़े रहते थे और सिक्योरिटी के लिए मोटी मोटी दीवारें, बड़ी बड़ी दीवारें, उनके ऊपर भी चबूतरे टाइप बनाए गए थे। तो सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ही ज्यादा बेटर तरीके से बनाया गया था वो, इसीलिए तो ये औरंगजेब और उसकी आर्मी उसके अंदर एंटर भी नहीं कर सकी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि कौन सा शासक था जिसने जिसने गोलकुंडा के किले पर अटैक किया था? तो वो क्वेश्चन बनेगा आपका, उसका आंसर औरंगजेब। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं कि उस टाइम पे व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन, उस टाइम पे देखो टेलीफोन तो होते नहीं थे, फोन नहीं होते थे, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बात हो रही है। कैसे? दीदी आस्क टू अस वेट एट द किंग्स पैलेस। ये 2 लड़कियां होती हैं जो इस गोलकुंडा किले को देखने के लिए जाती हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है ये चैप्टर। तो वो क्या करती हैं? शी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाजा, वो फतेह दरवाजा जाती है। तो वहां पे इसमें बहुत सारे दरवाजे थे अलग अलग, तो फतेह दरवाजे पे जाती है वो और बोलती है अलर्ट आई एम सुल्तान अबुल हसन, कि मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस, मैं बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, शौक है आपका कि कुचिपुड़ी डांस का और म्यूजिक का, यानी कि गानों का भी मुझे बहुत ज्यादा शौक है। तो ये कौन बोल रहा है आपका?
ये बोल रहा है आपका, इस वाले शासक का नाम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सुल्तान अबुल हासन। अब ये वाली कटिंग मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुल्तान अबुल हासन कौन था और उसको क्या पसंद था, कौन सा डांस पसंद था। बिल्कुल ये ऐसे छोटी छोटी कटिंग से क्वेश्चन बनाते हैं, तो ध्यान रखना। कुचिपुड़ी डांस पसंद था उसको और फॉन्ड ऑफ म्यूजिक था। वी ऑल लाफ्ड, वी वर सरप्राइज्ड, हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हियर्ड फ्रॉम सो फार। यानी कि वो फतेह दरवाजे से बोल रही थी और दूसरे दरवाजे पर भी उसकी बहन की वॉइस आ रही थी। तो उस टाइम में उसने मतलब वे सोच रहे थे कि उस टाइम पे टेलीफोन तो होते नहीं थे, फिर आवाज कैसे आती जाती थी। तो उसने बताया, इफ यू स्टैंड एट फतेह दरवाजा वट एवर यू स्पीक कैन बी हियर्ड एट द किंग्स पैलेस। यानी कि एक ऐसा दरवाजा बनाया गया था, इस हिसाब से साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स होते थे, साउंड प्रूफ टेक्निक्स होती थी कि आप फतेह दरवाजे पे खड़े होके बोलोगे तो वो डायरेक्ट राजा के महल में सुनाई देगी वो वाली आवाज। अच्छा, आपने ऐसी कारीगरी उसमें देखी होगी, एक मूवी थी जो कुछ दिन पहले आई थी आपकी, दीपिका पादुकोणे की थी, वो बाजीराव मस्तानी। उसमें वो जो बाजीराव होता है एक ऐसा मिरर बनवाता है जिसमें से कि उसकी जो वाइफ होती है उसको उस महल में जो कुछ भी होगा वो सब दिखाई दे जाएगा। तो इसीलिए ऐसा बनवाया जाता है। उस टाइम पे बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा कारीगरी, बहुत ज्यादा अपने उस पे रहती थी पीक पर कि लोग कुछ भी बना देते थे, इतने इंटेलिजेंट पीपल होते थे। तो ये ध्यान रखने वाली बातें है कि फतेह दरवाजे पे खड़े होकर राजा के महल तक कुछ भी सुनाई देता था, इस हिसाब से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं इसका जो आपका एक पार्ट था, ए पार्ट ऑफ द फोर्ट वॉल दैट कम्स टू इन ए राउंड शेप। यानी कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो आपकी राउंड शेप की पार्ट आ रही है, इसको क्या बोला जाता था? आपका गोल आकार है, इसका क्या है? गोल है, बिल्कुल राउंड शेप है। इसको बोला जाता था आपका बुर्ज। क्या बोला जाता था? बुर्ज। जैसे है नहीं वो बुर्ज खलीफा, तो थोड़ी सी राउंड शेप की है, बड़ी सी दीवार है, तो इनको जो गोल से निकले हुए होते थे इनको बुर्ज बोला जाता था। ये बाहरी रूप से बहुत ही मोटी गढ़ वाली दीवारें होती थी, बहुत ही ज्यादा मोटी रहती थी। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाई गई थी जिससे किले की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती थी। यानी कि किले में कोई भी ऐसे भी एंटर नहीं कर सकता। बहुत मोटे मोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती थी और इनके ऊपर ये देखो सैनिकों के खड़े होने के लिए है। ये यहाँ पे देख पा रहे हो, इनके अंदर सैनिक खड़े होंगे, यहाँ से बैठ के वो अपनी बंदूकें चलाएंगे और उनपे अब उनकी सिक्योरिटी तो फुल है। देखो वो इसके अंदर बैठ के बंदूकें यहाँ से चला सकते हैं, तोप चला सकते हैं, लेकिन उनपे तो बाहरी आक्रमण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सिक्योरिटी पर्पज से भी बनाई गई थी, ये इसी हिसाब से बनाई गई थी ताकि कोई भी आक्रमण हो। अब पहले के राजा महाराजा अपने महलों को इसी हिसाब से बनवाते थे कि ताकि कोई भी आक्रमण हो, हमला हो, तो किस हिसाब से हमें तैयार रहना है। क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, एक राजा दूसरे राजा के महल को मतलब उसके राज्य को लूटने में विश्वास रखते थे ज्यादा कि जीत लिया हमने सब कुछ। चलिए ये था आपका गोलकुंडा फोर्ट का एक टॉपिक जिसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें से आपका क्या क्या पूछा जा सकता है। अच्छा एक सेकंड, आगे तो नहीं है ना, ये आगे नहीं है, इसलिए इसको पहले यहाँ रिवाइज कर लेते हैं कि किसने बनवाया था। आपका कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, 1143 में बनवाया था। काकतियाज डायनेस्टी ने बनवाया था, या फिर कुतुब अली शाह वाली डायनेस्टी ने बनवाया था। बड़े बड़े रूम्स होते थे, हॉल्स होते थे। इस पर हमला किसने किया था? आपका औरंगजेब ने किया था। ये सिचुएटेड कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, वहां पे सिचुएटेड है। और ये जो आपका एक राउंड शेप का होता है इसको बोला जाता है आपका बेस्टन यानी बुर्ज। और जो आपका एक और राजा था वहां पे टेलीफोन्स नहीं होते थे, इंजीनियरिंग इस टाइप की थी कि बड़े बड़े फाउंटेन्स थे टेरेस के ऊपर। तो ये सारी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है, जहां से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब कर लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके इस पूरे ट्रैवल टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि आया हुआ है, ये 2021 का ही आया हुआ है भाई।
जो आपका 31 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था उसका है ये। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, दीज वर ब्रॉट टू अवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम। यानी कि आजकल जो मिर्ची है हम उसके बिना फूड का सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, हम जो डेली का अपना खाना बनाते हैं उसमें हम मिर्च का इस्तेमाल, हरी मिर्च का इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो वो कहाँ से आई है? व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लेके आए थे इसको? बताओ जल्दी से, याद भी करवाया था आपको। कहाँ से आई है आपकी? अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, साउथ अमेरिका से, या फिर साउथ अफ्रीका से? तो आपकी जो ग्रीन चिल्ली है वो आई है आपकी साउथ अमेरिका से। ध्यान रखनी है वाली बात आपको, मैंने करवाया भी था आपको। देखो, जो आपकी ग्रीन चिल्ली है, टमाटो है, पटेटो है, ये आए थे अमेरिका से। मैंने ध्यान करवाया था जीटीपी, ठीक है बात। यानी हरी मिर्च, टमाटर और आलू, आलू टमाटर हरी मिर्च, ये तीनों आई थी आपकी अमेरिका से। कैबेज एंड पी ये आई थी आपकी यूरोप से, जो आपकी पत्ता गोभी और मटर है। वही आपके जो कॉफी बीन्स है और ग्रीन भिंडी ये आई थी आपके अफ्रीका से। अब देखो, किसी पेपर में आपका ग्रीन चिल्ली से पूछ लिया गया है, किसी में आपसे ग्रीन भिंडी की पूछ लेगा, किसी में कॉफी बीन्स की पूछ लेगा। तो आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी है, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। बस ये तीन ही तो कंट्रीज है जो आपको याद रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल, यानी कि पेट्रोलियम। हमारे इंडिया में पेट्रोलियम है जो वो कौन प्रोड्यूस करता है? आपके ऑप्शंस में रखे बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल, या फिर आपका असम एंड ओडिशा, या फिर आपका गुजरात और तमिलनाडु, या फिर लास्ट है आपका बिहार एंड बॉम्बे हाई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कि कौन प्रोड्यूस करता है, वो है बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल। क्या है? बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि बॉम्बे हाई और वेस्ट बंगाल में आपका जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, वो प्रोड्यूस होता है इंडिया में। जी, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है यहाँ पे बॉम्बे हाई में। अब इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। देखिए, हमारे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में पहली बार जो एक तेल का कुआं है वो ड्रिल किया गया था, वो निकाला गया था आपको यूएसए के पेंसिल्वानिया में। कहां पर? यूएसए के जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है आपका, उसके पेंसिल्वानिया में 1859 में, सबसे पहले 1859 में। उसके बाद इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में सबसे पहले जो तेल का कुआं है वो असम के डिगबोई नामक स्थान पर निकाला गया था। कब? 1867 में। कितने साल बाद है? लगभग आपके हैं 8 साल बाद। तो ध्यान रखना है, डिगबोई, असम के डिगबोई में। तो यानी सबसे ज्यादा जो तेल है वो असम से निकलता होगा? जी नहीं, लेकिन जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो असम में हुआ था। उसके बाद इंडिया में आप देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। असम में पाया जाता है आपका, गुजरात में भी है, मुंबई हाई, मुंबई हाई या फिर बॉम्बे हाई में सबसे ज्यादा मिलता है आपका, और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में मिलता है। उसके बाद आपके रिवर बेसिन है जो गोदावरी और कृष्णा के, उनमें मिलता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे राजस्थान की, तो राजस्थान जो है वो ऑलमोस्ट आपका 4% प्रोडक्शन करता है क्रूड ऑयल की। जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल कोई भी चीज 100% होती है, तो उसका 4% आपका कौन करता है? राजस्थान करता है। अब क्यों करता है तुम्हें पता चल गया होगा क्यों? क्योंकि राजस्थान एक डेजर्टेड एरिया है, तो वहां पे नीचे तेल मिलेगा। जैसे कि आपने अभी अबू धाबी में देखा था कि वहां पे बड़े बड़े ऑयल वेल्स होते हैं, तो पानी वहां पे महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। तो इसी वजह से राजस्थान एक डेजर्ट टाइप का एरिया है, वहां पर तेल 4% मिलता है आपका। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स में, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स में, ओडिशा के कुछ पार्ट्स में, और कुछ पार्ट्स आपके कर्नाटक और जो यूनियन टेरिटरी आपकी पुडुचेरी, वहां पे भी प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले आप देखो इस ऑप्शन में आपको 4-5 चीजें दी हुई है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन सीटेट वालों ने चूज किया है वो यही आपका बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल और मुंबई हाई में जो ऑयल है आपका वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे देख पा रहे हो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है आपका। अब यहाँ पे भी असम एंड ओडिशा भी मान सकते थे, लेकिन उनके ऊपर है, उन्होंने ऑप्शन माना है आपका बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल, क्योंकि असम में तो प्रोड्यूस होता है लेकिन ओडिशा में बहुत कम होता है। इसलिए जो आपकी हायरार्की होगी, हायरार्की क्या होगी जिसमें सबसे ज्यादा चीज कोई प्रोड्यूस हुई होगी,
तो राइट आंसर आपका वही होता है। तो सबसे पहले आपका बॉम्बे हायर वेस्ट बंगाल, यही एक राइट आंसर है। अब चले आगे, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? कौन सी एक यूटी नहीं है इंडिया की? अभी आपको बताया था जब मैंने ट्रैवल का स्टार्ट कराया था कि स्टेट्स कितनी है हमारे इंडिया में 28 और यूनियन टेरिटरी कितनी है 8। अच्छा, 2019 तक लगभग 1.5 साल पहले तक ये क्या थी आपकी स्टेट्स थी 29 और यूनियन टेरिटरी थी आपकी 7। तो गलती से भी इस पे टिक मत लगा देना। अगर आपसे पूछे 2019 तक तो आपको वही जाना है कि 29 स्टेट्स थी और 7 यूटी थी। लेकिन अब आपसे पूछेगा, आप जैसे आपसे नॉर्मली पूछ ले कि कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो आपको नॉर्मल सिंपल सही बताना है। 28 तो क्या है भाई, 28 आपकी स्टेट्स है, 28 तो है स्टेट्स और 8 क्या है आपकी यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है। अब उनमें से जो लद्दाख है वो लेटेस्ट बनाई गई है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को भी एक यूटी बना दिया गया है, लद्दाख निकाल दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, तो इन दोनों को अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। वहीं चंडीगढ़ आपकी पहले से ही यूटी थी ही एक, तो आपकी कौन सी यूटी नहीं है, मणिपुर। मणिपुर कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो गलत है, जो आपका गलत है इसमें वही सही है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, नॉट पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखनी है वाली बात। और आपको अच्छे से रिमाइंड करवाने के लिए फिर से बता देते हैं कि आपके कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। सबसे पहले आपका जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, देन दिल्ली, चंडीगढ़, उसके बाद दमन दीप एंड दादर नागर हवेली, देन आपका लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार। तो कितनी हो गई टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। तो ध्यान रखनी है वाली बात आपको। चले अब आगे, लद्दाख से क्वेश्चन देखो पूछा गया है कई बार, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर से इस बार कोई ना कोई क्वेश्चन वो बना सकते हैं, क्योंकि रिसेंट ही इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं इस वजह से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, यानी कि अगर हम भारत के मानचित्र में दिल्ली की लोकेशन देखें कि दिल्ली का कहाँ पे है लोकेशन, उसके हिसाब से आप बताओ कि गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात और आपकी पटना कैपिटल ऑफ बिहार किस साइड पड़ेगी उसकी। तो बताइए जल्दी से, बताओ भाई जल्दी से बताओ। देखो अगर मैं मान लू दिल्ली यहाँ है, ठीक है, दिल्ली यहाँ है, ये दिल्ली का ईस्ट है, ये दिल्ली का वेस्ट है, ये दिल्ली का नॉर्थ है, ये दिल्ली का साउथ है। तो वेस्ट में तो आपको पता है, सबसे वेस्ट में आपका क्या था, गुजरात, क्या है आपका गुजरात। लेकिन दिल्ली बिल्कुल यही नहीं है, दिल्ली बिल्कुल यही नहीं है। अब गुजरात जो है वो इसके इधर वेस्ट में है, कहाँ पे है, इसके साउथ वेस्ट में है। चलो आपको मैप से समझा देते हैं। ये देख पा रहे हो अच्छे से, आपको बताना है इसमें कि गुजरात गांधीनगर कहाँ है और पटना कहाँ है। तो ये ले लीजिए आप दिल्ली, दिखाई दे रहा है सबको, हाँ ये है आपका दिल्ली, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा, कुछ ब्राइट है। ये दिल्ली है, ये दिल्ली का नॉर्थ है, ये दिल्ली का साउथ है, ये दिल्ली का ईस्ट है और ये दिल्ली का आपका वेस्ट है। और जो आपकी ये डायरेक्शन है ये क्या है आपकी साउथ वेस्ट, और ये क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या है आपका, ये साउथ ईस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। यहाँ तक क्लियर है, समझने की कोशिश करना, उसमें मत जाओ कि दिखाई दे रहा है नहीं। तो जो आपका दिल्ली है उसके किस में है, साउथ वेस्ट में क्या है, गुजरात, और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, वो यही है। तो साउथ वेस्ट में तो क्या है आपका गुजरात, क्या है ध्यान रखना है, गुजरात साउथ वेस्ट में है। उसके बाद बात कर लेते हैं बिहार की। अब देखो बिहार कहाँ है, ईस्ट तो ये है लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो साउथ ईस्ट में क्या है आपका बिहार।
तो बिहार कहाँ पे है इसके साउथ ईस्ट में। तो चलते हैं साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ। अब कहाँ कौन सा ऑप्शन है आपका, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। यानी आपका जो गांधीनगर है गुजरात वो इसके साउथ वेस्ट में है और जो बिहार है वो इसके साउथ ईस्ट में है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा अच्छे से। अब चले आगे, मैप से रिलेटेड में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैप का ही क्वेश्चन है, उसी मैप से करेंगे इसको भी। नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। अब आपसे क्या पूछा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। कौन कौन से भाई, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, क्या ये तीनों है, या फिर केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र ये है, या फिर कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरला, या फिर आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक। अब देख लीजिए आप, मतलब अपने माइंड में लाइए कि हाँ तमिलनाडु कहाँ था। तमिलनाडु आपका बिल्कुल साउथ में है, तो थोड़ा सा सोचिए उसकी साइड में कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन सी स्टेट्स आ रही थी। जैसे जैसे सोचने की कोशिश करोगे ऐसे ही तुम्हारे माइंड में जो मैप है वो एकदम से परमानेंट होता जाएगा। अब यहाँ पे देखो किसकी क्या पूछी है, हमसे पूछी है इन्होंने कौन कौन से निकटवर्ती राज्य, तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु कहाँ है आपका, ये रहा बिल्कुल साउथ में। अब इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, एक तो केरला है, एक कर्नाटक है, एक पौंडीचेरी है, एक गोवा है और आंध्र प्रदेश भी इसी से लगा हुआ है। तो ये 5 है, हमें बताओ उनमें से कोई 3 देख लो कौन से ऑप्शन में आ रही है। कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, गोवा, पौंडीचेरी। अब देखना कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, गोवा, कौन से ऑप्शन में आ रहा है देखना। गोवा तो किसी ऑप्शन में आ नहीं रहा है, गोवा किसी में नहीं आ रहा, तो हमें क्या क्या देखना है, कर्नाटक देखना है। कर्नाटक इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है। कर्नाटक और केरला दोनों देखने हैं हमें, कर्नाटक इसमें भी है, केरला भी है, इसमें आंध्र प्रदेश भी है। तो हमें आगे जाने की जरूरत ही क्या है, हमें तो तीनों स्टेट्स इसी में मिल गए। तो ये कौन सी है, इसकी नेबरिंग कंट्री। सब आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे ऐसे मैप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैप आपके माइंड में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल वो आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका, क्या है क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज दांडी सीशोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। यानी कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो दांडी नाम की जगह कहाँ पर है आपकी, किस राज्य में है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक आपको पैराग्राफ भी लिया था वो कि कहाँ से था क्या था। तो दांडी जो है आपकी गुजरात में है। इन्होंने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो की थी आपकी अहमदाबाद से दांडी तक अपने 78 फॉलोअर्स के साथ की थी। और इन्होंने सॉल्ट लॉ को, जो आपका नमक कानून है, उसको तोड़ा था। कब स्टार्ट की थी, 1930 में स्टार्ट की थी। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है इस दांडी से रिलेटेड। तो दांडी कहाँ है आपकी, गुजरात में है। साबरमती आश्रम भी आपका गुजरात में है, क्योंकि गांधी जी कहाँ थे, गुजरात के पोरबंदर जिले के थे, तो मेनली वहीं पे उन्होंने सारी चीजें बनाई हैं, ज्यादातर फेमस चीजें उनकी वहीं पर हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोल से आपका कौन सा प्रोडक्ट नहीं निकलता है, बताइए। जब मैंने आपको पेट्रोल करवाया था, पेट्रोल का टॉपिक करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था, ऑरली बताया था कि क्या क्या चीजें इससे निकाली जाती है। डीजल भी बताइए, देखो डीजल तो इसी का एक पार्ट है, इसी से निकाला जाता है। आपका ग्रीस, जो आपका ल्यूब्रिकेंट ऑयल होता है, इसको ल्यूब्रिकेशन ऑयल भी बोलते हैं। ग्रीस आप ल्यूब्रिकेशन के लिए, मतलब चीजें स्मूथली चल सके, जैसे कि आपका ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं उनमें लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोल।
कोयला तो अलग ही है। वैक्स जो आपका मोम होता है वो भी आपका पेट्रोल से ही निकाला जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके रेजिड्यू उसमें से निकाला जाता है। अब आपको पता है कोल एक अलग वो है टॉपिक, और पेट्रोल से कोयला तो नहीं निकाला जाता। क्या डिफरेंस था दोनों में कि जो पेट्रोल है वो ज्यादा माना जाता है कि डायनासोर्स के डेड रिमेन से बना है और प्लांट्स के डेड रिमेन से, लेकिन जो कोयला है वो माना जाता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के डेड रिमेन से बना है। तो डिफरेंस भी था, और कोयला एक अलग ही बात है आपकी, ठीक है। यानी ये तीनों तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लेकिन कोयला नहीं है, तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कोल। आपसे नॉट पूछा है तो जो नहीं है वही सही है। तो ध्यान रखने वाली बात, पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, वो नहीं है कोल यानी कि कोयला। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम गैस, जो आपकी पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, सीएनजी जिसको बोला जाता है, जिससे कि आजकल बहुत सारे बसेस, गाड़ियां, ऑटोज वगैरह चलते हैं। तो जो आपकी सीएनजी है वो इसी का एक पार्ट है, इसी से निकाली जाती है। इस पे लाइट कलर दिखेगा। चलिए ये किस लिए यूज होती है आपकी जो सीएनजी होती है, ये लिक्विड फॉर्म सीएनजी, इसको एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घरों में यूज होती है और इंडस्ट्री में भी यूज होती है। नेक्स्ट है आपका पेट्रोल। पेट्रोल होता है आपका, आपको पता है पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं, मोटर फ्यूल में होता है, एविएशन फ्यूल में जो आपके एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। नेक्स्ट है आपका केरोसिन, जो आपका मिट्टी का तेल भी जिसको बोलते हैं, इसी का पार्ट है। स्टोव वगैरह जलाने के लिए, आपके जो लैंप होते थे पहले वो जलाते हैं इसी से। और जेट का जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं डीजल की। डीजल की भी गाड़ियां होती हैं आपकी अलग से, और पेट्रोल की भी होती है। तो डीजल भी हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए जनरेटर्स में। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है आपका ग्रीस, इसी को बोला जाता है फ्रेंड्स ग्रीस, जो आपका एक ऑप्शन में था। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ग्रीस को ही बोला जाता है, तो ये होता है ल्यूब्रिकेशन के लिए, चीजों को स्मूथली चलाने के लिए। नेक्स्ट है आपका पैराफिन वैक्स यानी कि मोम, वो भी आपका कैंडल्स जिससे बनती हैं, वैसलीन जिससे बनती है, पेट्रोलियम जेली के नाम से आपने सुना होगा, जो व्हाइट सी पेट्रोलियम जेली आती है वो इसी से बनाई जाती है, पैराफिन वैक्स से, जो कि पेट्रोल का ये एक पार्ट है। नेक्स्ट है आपका बिटुमेन, ये पेंट्स वगैरह होते हैं जो रोड सरफेसिंग होती है उसके ऊपर से इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखना है कौन कौन से पार्ट हैं इसके, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज ए कोस्ट ऑन अरेबियन सी, यानी कि जो आपका अरेबियन सागर है उसके किनारे पर कौन कौन सी आपकी स्टेट्स हैं, बताइए जल्दी सी कौन कौन सी स्टेट्स हैं अरेबियन सी। कर्नाटक, केरला, गुजरात, या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, या फिर आपका केरला, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, या फिर आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या फिर कर्नाटक। आपको अब लाओ माइंड में थोड़ा सा कि मैप कहाँ था, कैसे था, अरेबियन सागर किस साइड था, बंगाल कहाँ थी, थोड़ा सा लाओ, आगे बताने के लिए तो मैं हुई। चलो देख लेते हैं मैप में। ये है आपकी बे ऑफ बंगाल, इस साइड आपकी बंगाल की खाड़ी है, और ये है आपका इस साइड अरेबियन सी। ये व्हाइट में लिखा है, आपको विजिबल नहीं होगा अरेबियन सी, लेकिन कोई बात नहीं, ये है आपका यहाँ पे अरेबियन सी। और ये है आपके बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो हमसे पूछा है कि इसके कोस्ट के, इसके तट के नजदीक कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो आपकी कौन कौन सी, देखो सबसे पहले गोवा है, आपकी कर्नाटक है, केरला है, और आपकी महाराष्ट्र है, और आपकी गुजरात है। कि देखो ये सारा अरेबियन सी है, यहाँ से यहाँ तक। कहां से कहां तक है, यहाँ से यहाँ तक है अरेबियन सी। तो ध्यान रखना है गुजरात भी इसी में काउंट होगा। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरला है। अब इन तीनों में से देख लो कौन सा ऑप्शन में है। और देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, कभी अरेबियन सी के स्टेट्स पूछे गए हैं उसके तट के नजदीक, कभी बे ऑफ बंगाल के नजदीक वाले पूछे गए हैं। बंगाल की खाड़ी के भी ध्यान रखना और अरेबियन, बस अपने
माइंड में है ना, अपने माइंड में इस मैप को अच्छे से बना लो, इसकी 2-3 बार कई बार प्रैक्टिस करो तो अच्छे से आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन इससे आएंगे, तो उन कम से कम 2 क्वेश्चंस को यूं ही नहीं जाने देना है, मैप से क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब ध्यान रखना कौन कौन सी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। अब देख लेते हैं इनमें से कौन कौन सी है इस ऑप्शन में, कौन कौन सी है भाई। कर्नाटक, केरला, गुजरात, ये तो पहली ही है, मतलब ये तीनों स्टेट्स आपकी है अरेबियन सी के नजदीक। अब इसमें देखना तेलंगाना, ओडिशा, ये तो नहीं थी, तेलंगाना तो उस साइड पड़ जाएगी। केरला, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल भी उसी साइड है, वेस्ट बंगाल नहीं है, ये दोनों तो हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तो है लेकिन तमिलनाडु भी थोड़ी सी उस साइड पड़ जाएगा, और आंध्र प्रदेश आपका उसी साइड है, तो ये भी नहीं है आपका, इसलिए आपका राइट ऑप्शन है कर्नाटक, केरला एंड गुजरात। अब देखो ये जो भी क्वेश्चन हुआ ये सिर्फ और सिर्फ मैप से हुआ है, तो आपको मैप अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, In which one of the following cities the mountains of sand called sand dunes are formed? यानी कि जो सैंड के, रेत के जो पहाड़ हैं वो जब फॉर्म होते हैं तो किस देश में, किस कंट्री में उनको बोला जाता है सैंड ड्यून्स, यानी कि रेत के टीले। बार बार बताया था, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए। सैंड ड्यून्स कहाँ पे फॉर्म होती है आपकी, अबू धाबी में, यूएई, जिसको मोस्ट लोग दुबई भी बोलते हैं लेकिन दुबई उसका पार्ट है यूएई का। तो अबू धाबी इसकी कैपिटल है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की, अमीरात की, सॉरी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, यूएई। तो अबू धाबी, आप अबू धाबी के बारे में और भी कई चीजें याद कर लो जल्दी से। क्या क्या याद रखोगे, बहुत ही हॉट टेम्परेचर है, दिरहम, दिरहम इसकी करेंसी है, और इसमें जो वाटर है वो सस्ता है, सॉरी वाटर, पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है। पेट्रोल जो है वो महंगा है आपका, प्रीशियस है, बहुत ज्यादा, उल्टा बोल दिया मैंने फिर, वाटर प्रीशियस है, पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, तो ध्यान ही रख लो इसको, ठीक है। पानी आपका महंगा है और पानी सस्ता है। इसमें सैंड ड्यून्स कहाँ पे फॉर्म होती हैं, इसी में फॉर्म में होती है। इसकी जो दिरहम करेंसी है उसके ऊपर कौन सी लैंग्वेज की राइटिंग है, अरेबिक। कौन सी लैंग्वेज है आपकी, अरेबिक। और जो पीपल है यहाँ के वो एकदम से अपने सर को भी कवर करके रखते हैं, एकदम पूरे ढके हुए कपड़े पहनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अबू धाबी के बारे में याद रखनी ही रखनी है। अब चले आगे, चलिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। कई बार पूछा गया ये, मैंने एक ही पेपर में से लिया लेकिन ये 2-3 पेपर में वाला क्वेश्चन था, तो सेम क्वेश्चन था इसलिए नहीं लिया, लेकिन ध्यान रखना है 3 बार एटलीस्ट पूछा गया है। अब बात करते हैं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया। बिहार के रिस्पेक्ट में जम्मू कश्मीर और गोवा की लोकेशन क्या होगी, स्थिति क्या होगी, ईस्ट एंड वेस्ट। क्या जम्मू उसके ईस्ट में है बिहार में, बिहार के में, और वेस्ट में आपका गोवा है, या फिर आपका वेस्ट एंड ईस्ट उल्टा है, या फिर आपका नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, या फिर आपका साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। बताइए जल्दी से, माइंड में फिर से एकदम से अपना मैप बना दीजिए कि कहाँ कहाँ था, कैसे था। देखो किसकी लोकेशन देखनी है, जम्मू एंड कश्मीर और गोवा की, किसके रेस्पेक्ट में, बिहार के में। तो सबसे पहले बिहार को लाओ अपने माइंड में, सबसे पहले किसको लाओगे, बिहार को। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम्हें बिहार, कहाँ है भाई, यहाँ है बिहार, ठीक है बात, ये बिहार है, ये बिहार का नॉर्थ है, ये बिहार का ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है और ये इसका साउथ है। यहाँ तक तो क्लियर होगा, ये बिहार है, इसका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब हमें किसकी लोकेशन बतानी है, जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है इसके रेस्पेक्ट में, कहाँ पे है, कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। आपसे और क्या पूछा है, गोवा, गोवा कहाँ पे है, यहाँ आ रहा है, तो ये कौन सी है, साउथ वेस्ट। बिल्कुल सिंपल, ये है आपकी नॉर्थ वेस्ट, ये है आपकी साउथ वेस्ट, तो लगा दो नॉर्थ वेस्ट
और आपकी साउथ वेस्ट। ये रहा नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। क्लियर है नहीं ये वाला क्वेश्चन भाई, बताओ जल्दी से। नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, आई बात समझ में? चले आगे। हाँ ठीक है राइट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में ही तो है वो, अभी तो देखा तुमने। किसी को कोई डाउट तो नहीं है नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट सॉरी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं। नेक्स्ट तो ये आपका देख लो यहाँ पे अच्छे से फिर से। बिहार ये है, बिहार का ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट तो आने से रहा, ईस्ट तो आएगा नहीं, नॉर्थ वेस्ट और यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉर्थ, क्या आ जाएगा साउथ वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। ताजमहल को येलो कन्वर्ट बनाने के लिए, यानी कि आपको पता है धीरे धीरे ताजमहल जो है हमारा पीला बढ़ता जा रहा है, वो किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन क्या होती है आपकी, जब बारिश के साथ बहुत सारे एसिड्स फॉर्म होते हैं वो, उनसे एसिड रेन बनती है, जिसमें कि हमारी जहरीली गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो होती है आपकी एसिड रेन, जिसमें आपके जहरीली गैसेस बनती है। तो किस वजह से हो रहा है वो, उसमें कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि रेन का आ जाता है तो एसिड रेन पे लगाओगे, लेकिन अगर गैस का पूछा है तो वो गैस होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण जो ताजमहल का कलर है वो येलो पड़ता जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बारिश जब होती है बारिश के साथ ये वाली गैस आपको मिल जाएगी। चले आगे, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे, ये आपको क्वेश्चंस के साथ साथ ही फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं। अब बात करते हैं हु बिल्ट दी गोलकुंडा फोर्ट। मैंने आपको ये क्वेश्चन 2-3 तरीकों से बताया था कि इस हिसाब से पूछा जाता है। किसने बनवाया था, कब बना था? 1143 में बना था। कुतुब कुली शाह ने बनवाया था। कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था? कुतुब अली शाह वाली डायनेस्टी थी, उसी के नाम से थी। तो बनवाया और कौन सी डायनेस्टी थी? दूसरी डायनेस्टी भी थी ना एक, तो क्या थी? चोल राजवंश थी, चालुक्य थी, काकतीय थी या फिर पल्लव डायनेस्टी थी। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा। कौन सी डायनेस्टी थी आपकी? काकतीय डायनेस्टी, काकतीय जो राजवंश था। काकतीय डायनेस्टी पूछ लेगा कभी कभी, कुतुब अली शाह पूछ लेगा, या फिर कुतुब अली जो शाह की डायनेस्टी है उसके बारे में पूछ लेगा। 1143 में बना था, बड़े बड़े रूम होते हैं, औरंगजेब ने इस पे आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बिल्कुल। चले, और जो वो गोल गुंबद होते हैं सिक्योरिटी पर्पज से बने हुए होते हैं, उनको आपका किसके लिए? उनको बुर्ज बोला जाता है। चलिए ये था आपका गोलकुंडा फोर्ट से क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका फिर से ये सैंड ड्यून का क्वेश्चन आ गया, कई पेपर में आया हुआ है ये, बताओ जल्दी। सब तो तुम्हें पता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। रेत के टीले कौन सी में फॉर्म होते हैं? देखो यहाँ पे है ना, इन्होंने थोड़ी सी सिटी चेंज कर दिया शायद। कौन सी है वो? अबू धाबी। तो ध्यान रखना है रेत के टीले, क्योंकि वहां पे जगह जगह आपको डेजर्ट मिलेगा, रेत ही रेत। रेत का कलर चेंज होता रहता है, कभी ब्राउन, रेड, येलो, ब्लैक, ये सब होता रहता है। चलिए ये तो आपको पता था, ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक ये रिपीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, ये है आपका आई थिंक लास्ट होगा ये वाला क्वेश्चन। वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के मैप में झारखंड कहाँ पर स्थित है? अब ऐसे ऐसे अलग अलग से क्वेश्चन दे देगा कि किसके ईस्ट में है, किसके वेस्ट में है, किसके नॉर्थ में है। तो देखो ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के ईस्ट में है। नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के नॉर्थ में है। या फिर साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, वेस्ट ऑफ यूपी, किस में है? तो देख लेते हैं मैप से वाला क्वेश्चन। ध्यान रखो 4 स्टेट्स के रिगार्डिंग देखना है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी। तो देखते हैं वेस्ट बंगाल, देखना क्या आपका झारखंड देखना है, ये भी ध्यान रखना कहीं इस चीज को भूल जाओगे। देखना क्या है? देखना क्या है हमें? झारखंड। वेस्ट ऑफ यूपी, इन्होंने लिखा है वेस्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के वेस्ट में। ये यूपी है आपका, यूपी है, ये यूपी का ईस्ट है, तो ये तो ईस्ट में बढ़ रहा है, वेस्ट में तो है नहीं, यानी यूपी वाला ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है बात। अब बात करते हैं, एक ऑप्शन था आपका साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ ये है यहाँ पे, ये इसका ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है, इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है। तो यहाँ तो नहीं पड़ रहा है, साउथ ईस्ट में तो नहीं है, छत्तीसगढ़ भी कट हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, एक ऑप्शन था आपका, एक और कौन था, एक ऑप्शन था आपका ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा। यानी कि अब देखते हैं आपका ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ऑफ उड़ीसा। वेस्ट बंगाल का ईस्ट में है क्या, ये देखना, जो आपका झारखंड है वेस्ट बंगाल के ईस्ट में तो नहीं है, क्योंकि ईस्ट तो इसका इधर होगा, तो यहाँ भी नहीं है, गलत हो गया। अब देख लेते हैं नॉर्थ ऑफ उड़ीसा। ये उड़ीसा है, ये इसका ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है, ये इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है, ये सही है। उड़ीसा के नॉर्थ में क्या है आपका, झारखंड। तो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोच लो, ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे कि आपका कौन सी स्टेट किसके रिगार्ड में कहां पर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका नॉर्थ ऑफ ओडिशा। क्लियर है, ओडिशा के उत्तर में ये वाला आपका मिलेगा, जो आपका झारखंड है। तो किसी भी स्टेट से कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। अब ये थे आपके कुछ मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस, और प्लस आपके जो अबू धाबी का टॉपिक था, गोलकुंडा फोर्ट था, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस, दांडी यात्रा से। तो यहाँ पे आपका जो ट्रैवल टॉपिक है वो एकदम से कंप्लीट होता है। इसके 4 लेक्चर्स है, जिसमें से कि आप अच्छे से इनको देख सकते हैं, बहुत ही बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैप से रिगार्डिंग भी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।